इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज़ में अब हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली बार ले लिया था, जो मेरा पिछला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो हम अब प्राइमरी रूल्स देखते हैं। कितने प्राइमरी रूल्स हैं हमारे पास? 6 प्राइमरी रूल्स हैं जैसे मैंने बताया था। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, इसको हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। थर्ड है द मिस्चिफ रूल, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको हम द बेनिफिशियल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। फोर्थ है रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। फिफ्थ है रूल ऑफ एक्सेप्शन इंटरप्रिटेशन। सिक्स्थ है रूल ऑफ इजिडिम जेनरस। तो हमारे पास ये 6 रूल्स हैं। इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? ये रूल कहाँ पर एप्लीकेबल है? इस रूल को हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमारे वर्ड्स क्लियर हों। जो भी स्टैट्यूट बना है, जो भी लॉ है, नोटिफिकेशन है, जो भी है, उसकी लैंग्वेज सिंपल हो, प्लेन हो, और जो भी लैंग्वेज और वर्ड्स हैं उसका मीनिंग बस एक निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके मीनिंग्स मल्टीपल निकलें या हमारा जो मेन मोटिव है वो सही ना निकले। जैसे कि अगर हम अब नीचे देखें, आपको ये फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, ये सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं। ये आपको दिख रहा है, ये बीटल लीफ है, पान। ये आपको दिख रहा है, ये कोकोनट लीफ। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या बीटल लीव्स वेजिटेबल्स हैं या नहीं है? क्या एक कोकोनट वेजिटेबल है या नहीं है? क्या इन दोनों को इसका पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अगर हम डिक्शनरी देखेंगे तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम डिक्शनरी ना देखें तो क्या हम इन्हें सब्जियों की तरह खाते हैं? नहीं खाते। तो उस कैटेगरी से या उस क्राइटेरिया पर ये हमारे वेजिटेबल्स नहीं बनते। तो कोर्ट जब सोचता है या जब वो डिसीजन लेता है, इंटरप्रिटेशन करता है, तो वो ये ज़रूर देखता है कि जो भी वर्ड है उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? जब किसी भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज एम्बिगुअस हो तो ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर लैंग्वेज अनएम्बिगुअस हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर जो मीनिंग है वो एब्सर्ड निकल रहा हो, जैसे हम यहाँ पर बीटल लीव्स को कह दें कि ये वेजिटेबल है, लेकिन जब हम बीटल लीव्स को खाते हैं तो हम उसे पान में खाते हैं। बीटल लीव्स का मतलब पान। तो इस पान के पत्ते को क्या आप में से किसी ने कभी सब्ज़ी की तरह खाया है घर पे? तो अगर हम इसे सब्ज़ी की तरह मान के अपने कोर्ट हमारा डिसीजन दे दे, या जो टैक्स का रिबेट हमें एक्साइज पे या टैक्स पे हमें जो रिबेट मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है, उसको हम बीटल लीव्स को भी काउंट कर लें, तो क्या ये पान खाने के लिए इनकरेजमेंट नहीं है? हम यहाँ पर एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हें देना चाह रहे हैं जो वेजिटेबल्स खाते हैं लोग, और वो आम आदमी को सस्ती मिल सके। तो ये बीटल लीव्स तो वहाँ पर फिट नहीं होती। तो जहाँ पर मीनिंग एकदम एब्सर्ड निकल कर आ रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो कि स्टैट्यूट के पर्पस को डिफीट करता हो, इसको हमने पहले भी करा है। स्टैट्यूट का पर्पस ही डिफीट हो रहा है, मतलब हमने जिस पर्पस के लिए ये, जैसे हमने यहाँ पर ही देखा बीटल लीव्स के लिए, हमने जिस पर्पस के लिए ये स्टैट्यूट बनाया था कि लोगों को सस्ते दाम पे वेजिटेबल मिले, वो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। अब लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लिटरल इंटरप्रिटेशन यूजेस द प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जो वर्ड जैसा लिखा है उसका जो ऑर्डिनरी मतलब है, जो हमें समझ में आ रहा है, लिटरल रूल बिल्कुल उसको एज इट इज़ फॉलो करता है बिना किसी चेंज के। इसमें कोर्ट को बिल्कुल भी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द फर्स्ट रूल अप्लाइड बाय द जजेस। जजेस जब भी इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे तो लिटरल इंटरप्रिटेशन सबसे पहला रूल है जिसको कि वो अप्लाई करेंगे। क्यों? वो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं उनका मतलब सही निकल रहा है या नहीं, वो क्लियर हैं या नहीं, और वो हमारा जो स्टैट्यूट है वो उसका पर्पस फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो ये हमारा फर्स्ट रूल निकलता है। और जब यहाँ पर जजेस को लगता है कि ये फिट नहीं हो रहा, इसका नतीजा सही नहीं निकल रहा, सिर्फ उस केस में जजेस लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ते हैं।
ये हमने पिछले में भी पढ़ा था कि कोर्ट की सिर्फ एक ड्यूटी है कि अगर हमारे स्टैट्यूट की लैंग्वेज प्लेन है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एब्सर्डिटी नहीं है, तो कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी ड्यूटी निभाए और वर्ड्स का जो मतलब उस स्टैट्यूट में है, जो बिल्कुल सिंपल मतलब है, उसको लागू करे, उसमें कोई भी चेंज ना करे। लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे वर्ड्स क्लियर हैं और उनका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है जिसको कि जज जो है वो अपने डिसीजन में बताता है। इसके अब हम दो केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर वर्सेस हैरिस। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डिफेंडेंट ने क्या किया था कि विक्टिम की नोज़ को काट लिया था, उसकी नाक को काट लिया था, और वहाँ का जो स्टैट्यूट था उसमें क्या लिखा था, ऑफेंस सिर्फ तब होगा जब कोई भी व्यक्ति स्टैब करे, कट करे या वूंड करे, मतलब किसी के चाकू से घाव दे दे, उसको काट दे, सिर्फ स्टैट्यूट में ऑफेंस तभी था। तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको लिटरल रूल के अंडर अप्लाई करेंगे क्योंकि बाइटिंग जो है वो जो है हमारे स्टैट्यूट में कहीं लिखा ही नहीं है, और अगर वो स्टैट्यूट में नहीं लिखा है और स्टैब, कट और वूंड इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर क्लैरिटी ना हो या फिर जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो रहा हो। इस स्टैट्यूट में सिर्फ 3 ही वर्ड्स दिए हुए हैं और हम अपनी तरफ से कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते। तो जो डिफेंडेंट था उसका कन्विक्शन हटा दिया गया था और उसको फ्री छोड़ दिया गया था। तो ये हमारा पहला केस है। और दूसरा हम लेते हैं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस एंड अदर्स। ये 1987 का केस है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक आदमी के पास बहुत सारे नकली डॉलर्स मिले थे। अब जब उसके पास नकली डॉलर्स मिले तो आईपीसी के अंडर उसके ऊपर नकली डॉलर रखने के लिए या नकली करेंसी, नकली नोट रखने के लिए उस पर केस कर दिया। अब एक्यूज ने यह कहा कि सेक्शन 498A और 498B आईपीसी का जो है वो सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हम इंडियन करेंसी नोट्स की बात करें, मतलब रुपयों की बात करें। ये रूल किसी भी फॉरेन करेंसी नोट पर लागू नहीं होता। तो कोर्ट ने ये कहा कि हमारे स्टैट्यूट में करेंसी नोट्स लिखा हुआ है, हम इससे पहले कोई भी शब्द ना ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडियन करेंसी नोट नहीं लिखा है। तो हम इसको सेम वर्ड लेंगे, करेंसी नोट, वो चाहे इंडिया के हो या डॉलर हो, और उस जने के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। तो आपको समझ में आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा पहला वाला केस है उसमें लिटरल मीनिंग से जब जजेस ने डिसीजन दिया तो वो बहुत सही हमें नहीं लगा, लेकिन क्योंकि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था शब्दों में, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ लिटरल रूल के अंडर फॉलो किया। जो दूसरा वाला है उसमें भी कोर्ट ने मना कर दिया कि रूल हमारा एकदम क्लियर है, हम उसमें कोई भी शब्द ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एक केस हम और देख लें तो वो है लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बेरीमेन। ये 1946 का केस है। इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ही ट्रैजिक केस था जिससे कि हमें ये लगता है कि लिटरल रूल से कई बार डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, एक रेलवे वर्कर जो है वो ट्रैक्स को ऑयलिंग करते पर मारा गया था, और जो लुकआउट मैन होता है या जो उसको हेल्पर मिला जाता है वो उसको दिया हुआ नहीं था। अब स्टैट्यूट में कंपेंसेशन या हर्जाना सिर्फ तभी दिया जा सकता था अगर कोई भी वर्कर रिले या रिपेयरिंग, मतलब ट्रैक को अगर रिपेयर कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको सेट कर रहा है, सिर्फ तभी उसे कंपेंसेशन मिलेगा। तो जजेस ने क्या कहा कि ये रूल जो है वो एकदम क्लियर दिया हुआ है कि कंपेंसेशन सिर्फ रिले और रिपेयर, मतलब उसको मरम्मत करने पर ही मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हमें यहाँ पर लिटरल रूल ही लगाना पड़ेगा। तो लिटरल रूल के अंडर आकर उसकी विडो को कुछ भी हर्जाना नहीं मिला। अब क्योंकि उसे नहीं मिला तो यहाँ पर हमें लगता है कि लिटरल रूल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम पहले ये देखते हैं कि लिटरल इंटरप्रिटेशन का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्टैट्यूट के पास एक स्पेशल मीनिंग टर्म का होता है जो कि यूजुअली टू बी फाइंड इन द इंटरप्रिटेशन सेक्शन। तो जो भी स्टैट्यूट हमने बताया है उसका एक स्पेशल मीनिंग है जो कि उस शब्द से बिल्कुल क्लियर हो रहा है।
दूसरा क्या है, टेक्निकल वर्ड्स आर गिविंग ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग। अगर स्टैचूट में किसी भी टेक्निकल शब्द को डिफाइन नहीं किया गया हो, हमने देखा है ना हमारे अलग अलग एक्ट्स में एक डेफिनेशन का सेक्शन होता है, तो अगर उसको हमने डिफाइन नहीं किया है तो हर टेक्निकल वर्ड का हम ऑर्डिनरी मीनिंग लेते हैं, जो कि एक कॉमन मैन को डेली की लाइफ में समझ में आता है। उसके बाद वर्ड्स विल नॉट बी इंसर्टेड बाय इम्प्लीकेशन, मतलब किसी भी लॉ में कोई भी जज जो है या कोर्ट जो है उसमें कोई वर्ड्स ऐड नहीं कर सकता। जैसे कि हमने अभी पीछे करेंसी वाले पे देखा था, करेंसी का मतलब करेंसी है, चाहे वो इंडियन हो या वो फॉरेन करेंसी हो, हम उसमें कोई भी वर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। वर्ड्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपना मतलब कई बार बदल लेते हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, एक दूसरे से बात करने की बात करें, तो कुछ समय पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं। तो वर्ड्स का अगर मतलब बदल गया है तो जो हमारा वर्ड का मतलब अब निकल के आ रहा है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। और इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड दैट वर्ड्स एक्वायर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्ड का जो भी मतलब है वो कंटेक्स्ट, जिस बारे में बात की जा रही है उसी से रिलेट होकर उसका मतलब निकलता है। ये नहीं है कि उसका मतलब हम अपने मन से लगा लें, तो जो आगे पीछे के वर्ड्स हैं उन्हीं के साथ जोड़कर हम उस वर्ड का मतलब निकालते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, अगर हम कहते पहले ज़माने में था कि उसने फ़ोन किया या टेलीग्राम किया, तो आज तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी मार्केट से भी फ़ोन कर सकता है। क्या ये पहले हो सकता था? तो हम अगर आज फ़ोन की बात करें तो उसमें हमारा मोबाइल फ़ोन इंक्लूड हो। अब इस लिटरल रूल के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा क्या है? सबसे पहला कि यहाँ पर जजेस का रोल जो है वो कम है। जो हमारे पार्लियामेंट का रोल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वही रूल्स को बनाता है। तो जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लिटरल रूल में हमारी पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई है, और जजेस का रोल सिर्फ उस लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पर कोई भी जजेस को अपनी प्रेजुडिस, अपनी ओपिनियन लागू करने का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शब्दों के मतलब को निकाल कर इंटरप्रिटेशन दे रहा है और अपना जजमेंट सुना रहा है। तो जजेस का कोई भी जो उनका अपना ओपिनियन हो वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। जैसे हमने अभी वो वर्कमैन वाला किया था, हो सकता है जज को लगा हो कि मेरा ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको जो वर्ड्स मिले हुए हैं वो उसे ही लागू करेगा। इसमें अपहोल्ड्स द सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 पिलर्स दिए हुए हैं। पहला कौन सा है? लेजिस्लेशन। दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन तीनों की पावर्स को ये मेंटेन करके रखता है। लेजिस्लेचर का काम रूल बनाना है और जुडिशरी का काम उसे पढ़ना है। रिकग्नाइजेस पार्लियामेंट एज अ सुप्रीम लॉ मेकर, ये मानता है कि पार्लियामेंट हमारा जो है वो सुप्रीम लॉ मेकर है और उसने जो लॉ बनाया है वो सही है। और आखिरी क्या है? एनकरेजेस ड्राफ्टिंग प्रिसिशंस, प्रमोट सर्टेनिटी एंड रिड्यूसेस लिटिगेशन। अब क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो जो भी जना लॉ को ड्राफ्ट कर रहा है उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, जिससे कि आगे जाके कोई लिटिगेशन ना हो और जो भी रूल आया है वो सर्टेन हो, आगे तक यूनिफॉर्म रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। लेकिन लिटरल रूल की प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कि ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग से टैली ना करें। जैसे कि हमने अभी शुगर उसका एग्जाम्पल लिया था, पान के पत्ते का, या फिर हम कोकोनट का लें, तो ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पान का पत्ता हम उसमें डालें या नहीं डालें, हम कोकोनट को डालें या नहीं डालें, अदरक को हम सिर्फ वेजिटेबल मानेंगे क्या, चिलीज़ को या मिर्ची को हम वेजिटेबल मानेंगे क्या। तो इसमें ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है कि ऑर्डिनरी मीनिंग में कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। क्रिएट्स लूप होल्स इन लॉ, जैसे हमने अभी पीछे देखा, हमें समझ में आ रहा होता है कि ये लॉ हमने ठीक, जो इसका रिज़ल्ट आया है वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्सिक्वेंसेस या अपने जो हम डिसीजन दे रहे हैं उसका नतीजा सोचने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये जो है लीड्स टू इनजस्टिस एज नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्पस ऑफ लॉ। कई बार यहाँ पर इनजस्टिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे हमने अभी पीछे के केस से तो ये बिल्कुल क्लियर ही हो गया है कि जो हमारा लॉ है, हम जिस वजह से उस लॉ को लेकर आ रहे हैं, कंपनसेशन हम क्यों देंगे? अगर कोई जना ऑन ड्यूटी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम चाहते हैं कि उसके घर वालों को कंपनसेशन मिले, लेकिन उसके बाद भी इनजस्टिस हो जाती है अगर हम उस वर्ड का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग लें और उसमें ज़रा से भी चेंजेस ना करें। अगला है क्रिएट्स ऑकवर्ड प्रेसिडेंट्स। अब ऐसे ये प्रेसिडेंट्स लगा देता है, मतलब
ऐसा डिसीजन जो है वो आगे के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको ठीक करने में उनको बहुत मुश्किल आती है, और अगर वो उसे फॉलो करें तो कई बार जजमेंट्स जो हैं वो एब्सर्ड हो जाते हैं, उल्टे लगते हैं और सही नहीं लगते। अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन लॉ, और अगर ऐसे डिसीजंस आएंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है हमारे लीगल सिस्टम पर वो नहीं रहेगा। जैसे निर्भया केस आया था, उसमें हमने जुवेनाइल को छोड़ दिया था। अब उस जुवेनाइल को छोड़ने से हमारी पब्लिक का कॉन्फिडेंस लॉ पे कम हुआ, और इसी वजह से पार्लियामेंट को नया लॉ लेकर आना पड़ा ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस लॉ में बना रहे। और आखिरी क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। जो भी सर्कमस्टांसेस हों, चाहे पूरी इंडिया खड़ी हो गई हो कि उस जुवेनाइल को पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन हम इस रूल के अंडर उसको नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। और जो भी हमारे नियम, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अब थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा, इसके यूजेस, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जिन भी लोगों को इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, उनके सिलेबस में है, उनके साथ शेयर करो, बिकॉज नॉलेज इज़ फन ओनली व्हेन इट इज़ शेयर्ड विद एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।